हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस नई वीडियो में। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है विदेशी व्यापार एवं भारत के भुगतान शेष की स्थिति। तो क्या है ये चैप्टर? सबसे पहले हम चैप्टर की जो हेडिंग है, नाम है, उसको समझ लें। विदेशी व्यापार क्या होता है, ठीक है, और भारत के भुगतान शेष की स्थिति। विदेशी व्यापार आपके कोर्स में एक अलग चैप्टर है पूरा, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप शॉर्टकट में समझ लें तो विदेशी व्यापार क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें विदेशी व्यापार यानी कि जो विदेश यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं शॉर्टकट में। एवं भारत के भुगतान शेष की स्थिति, यानी कि भुगतान शेष की स्थिति क्या है, भुगतान शेष क्या है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP क्या है? भुगतान शेष। BOP का अर्थ देश के सभी आयातों एवं निर्यातों तथा अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से होता है। मतलब एक देश के द्वारा एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितने भी प्रकार की ट्रांजैक्शन की जाती है, जितने भी प्रकार की चीज़ें आयात निर्यात की जाती है तथा अन्य सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं? BOP, उन सभी का विवरण, ठीक है। BOP भुगतान शेष कहलाता है, जो कि एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। निश्चित अवधि मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। वो मोस्टली क्या होता है? 1 ईयर का। किसका? 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 साल का, ठीक है। तो उसी को हम यानी कि दूसरे शब्दों में समझे तो किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के नागरिकों तथा शेष विश्व के नागरिकों के बीच एक निश्चित समय अवधि में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन से है, ठीक है। भुगतान संतुलन उस देश के नागरिकों तथा शेष विश्व के नागरिकों, यानी कि एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ जो भी लेन देन किया जाता है, जो भी क्रय विक्रय आयात निर्यात ये सब चीज़ें की जाती है, उन सभी चीज़ों का एक रिकॉर्ड होता है। उन सभी को क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन, ठीक है। समस्त आर्थिक लेन देन, मेन क्या है इसमें? आर्थिक लेन देन। कैसा लेन देन? आर्थिक, जो पैसे से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे, ये है भारत, ये अमेरिका। तो जैसे कि हमने देखा आयात निर्यात, भारत ने अमेरिका के साथ कुछ निर्यात किए होंगे, कुछ सामान भारत ने अमेरिका को दिया होगा, कुछ अमेरिका ने भारत को दिया होगा, ठीक है। तो आयात निर्यात इंक्लूड है इसमें, तथा अन्य सेवाओं मतलब भारत में, जो अमेरिका में, भारत के बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में भी रहते हैं, तो वो अमेरिका से अपनी फैमिली, जो उनकी फैमिली भारत में रहती है, वो पैसा भेजते हैं, तो वो चीज़ जो पैसा भेजे वो भी इसमें इंक्लूड है। भारत में जो अमेरिकन रहते हैं वो यहाँ पैसा भेजते हैं अमेरिका में, वो भी चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो आया गया जो सब शामिल है, इसमें मिला के क्या बनता है? भुगतान शेष, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। भुगतान शेष को 2 भागों में विभाजित होता है। क्या, कौन कौन से? चालू खाता और पूंजी खाता, ठीक है। चालू खाता, करंट अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। दृश्य तथा अदृश्य व्यापार। दृश्य मतलब जो चीज़ें टेंजिबल है, जो चीज़ें छू सकते हैं, जो चीज़ें दिख सकती है, जैसे ये, ठीक है, कॉपी है, मोबाइल्स है, ये सब चीज़ें, टेबल वगैरह, ये सब क्या है? टेंजिबल, दृश्य है। दृश्य व्यापार के अंतर्गत इनका अगर व्यापार होता है तो इसके अंदर आएंगे दृश्य, जिनको हम टच करते देख सकते हैं। अदृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार का मतलब जो भी सर्विसेज है, किसका क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज अदृश्य व्यापार क्यों है? क्योंकि ये, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते, एक तरीके से सर्विसेज है, ठीक है। दूसरा है पूंजी खाता, वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन मतलब जो किसी ने दूसरे देश को इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, वो क्या है? वित्तीय लेन देन, ठीक है। दूसरे देश के नागरिक ने अपने देश में पैसा भेजा, ठीक है, पैसा भेजा, उस देश के नागरिक ने उसमें पैसा भेजा, तो ये सब क्या है? वित्तीय लेन देन। इसमें किस में आता है? पूंजी खाते के अंतर्गत। तो 2 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से? चालू खाता और पूंजी खाता। तो आगे देखते हैं। जब जमा पक्ष एवं मांग पक्ष बराबर होते हैं, ठीक है। जमा पक्ष, ठीक है, एक तरीके से अकाउंट होता है जमा पक्ष, और दूसरा मांग पक्ष। जब दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं,
तो भुगतान शेष संतुलन की स्थिति में होता है। मतलब यहाँ भी अमाउंट बराबर है और यहाँ भी अमाउंट बराबर है। मतलब उस देश के दूसरे देश के साथ जो भी क्रय विक्रय लेन देन सब किया वहाँ यहाँ पे भी बराबर है। जो चीज़ें मंगाया मतलब आयात अपने देश में मंगाया उस चीज़ से भी दूसरी साइड भी बैलेंस हो रही है बराबर। तो जमा पक्ष और मांग पक्ष दोनों बराबर है। तो उसे हम कहेंगे कि बीओपी कैसी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। यदि जमा पक्ष उधार पक्ष से अधिक है, उसको मांग पक्ष को हम उधार पक्ष भी बोल सकते हैं। क्या? उधार पक्ष। जब जमा पक्ष मांग पक्ष उधार पक्ष से अधिक है तो भुगतान शेष अनुकूल होता है। अनुकूल मतलब पॉजिटिव होगा। कब होगा पॉजिटिव? जब ये वाली साइड ज़्यादा है इस वाली साइड से। ठीक है। तीसरी कंडीशन बनती है परंतु यदि उधार पक्ष या मांग पक्ष अधिक है, अगर ये वाली साइड मांग पक्ष वाली उधार वाली साइड ज़्यादा है तो क्या होगा? उधार वाली साइड ज़्यादा है तो अपने आप ही यानी कि जमा पक्ष क्या है? कम है ना। मांग पक्ष क्या है? कम है। तो भुगतान शेष कैसी स्थिति में होगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस की स्थिति में, यानी कि देश क्या है? नुकसान में है एक तरीके से। ठीक है। जब मांग पक्ष जब ज़्यादा होगा तो देश यानी कि देश के ऊपर उधार है। ठीक है। देश को वो वापस करना है, यानी कि मांग पक्ष कम है तो देश के लिए नुकसानदायक है। जब जमा पक्ष अधिक है, जमा पक्ष मतलब देश के पास ज़्यादा है, देश फायदे में है। ठीक है। तो देश के पास पैसा आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्या भुगतान शेष कैसे स्थिति में है? अनुकूल, यानी कि पॉजिटिव है। 3 स्थिति बनती है भुगतान शेष के अंतर्गत। पहली तो इक्वल, दोनों ही केसेस दोनों ही साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है। दूसरी होती है जब जमा पक्ष ज़्यादा होता है मांग पक्ष से, तो ऐसे में देश फायदे में होता है, पॉजिटिव, इसको अनुकूल बोलते हैं। भुगतान शेष अनुकूल स्थिति में। तीसरी कंडीशन, जब मांग पक्ष जमा पक्ष की तुलना में अधिक होता है, यानी कि देश के ऊपर उधार है, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर जब उधार है तो यानी कि वो उस व्यक्ति को पैसा वापस करना है, यानी कि वो नुकसान में है अभी, तो उसका मांग पक्ष उधार पक्ष उसका ज़्यादा है, यानी कि वो नेगेटिव में है अभी। तो ऐसे में किसी व्यक्ति की बात करें या किसी देश की, तो वो जो है नुकसान में है। तो 3 कंडीशन बनती है। सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी है? यदि अनुकूल स्थिति में हो भुगतान शेष। ठीक है। तो लेकिन भारत की जो स्थिति है वो कैसी है प्रेजेंट में? पिछले कई सालों से वो है भुगतान शेष प्रतिकूल स्थिति में बना हुआ है। ठीक है। तो वो देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिकूल भुगतान शेष देश की स्थिति में के विकास में बाधक होता है। कैसा? प्रतिकूल, यानी कि नेगेटिव भुगतान शेष जो होता है, नेगेटिव बीओपी, देश के विकास में बाधक होता है। ठीक है। कैसे होता है? अगर हम शॉर्टकट में समझे तो अगर देश के ऊपर उधार ज़्यादा है, देश को पैसे वापस करने हैं अन्य देशों के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस भारत में, तो भारत को जो उन देशों के जो पैसे हैं वापस भी करने हैं। तो इस केस में जो पैसा है वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। यानी कि नेगेटिव हो रहा है। तो देश के विकास में जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा उपलब्ध नहीं होगा। तो अपने आप ही जो है ये वाली स्टेटमेंट सही बैठती कि प्रतिकूल भुगतान शेष देश के विकास में बाधक होता है। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? बीओपी और उसके क्या कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं उसमें अंतर्गत, और कौन कौन सी स्थितियाँ बनती है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि बीओपी क्या है बताइए। ठीक है। वो आपको सिंपल सी बताने हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या उसके स्थितियाँ बनती है वो आपको बतानी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार जैसे हम शॉर्टकट में बात कर चुके हैं चैप्टर के नाम से। विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन व्यापार, दूसरे देश, एक देश का अन्य देशों के साथ व्यापार, वो क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार। अन्य देश बहुत सारे हो सकते हैं, भारत का रूस के साथ व्यापार है, अमेरिका के साथ व्यापार है, ब्रिटेन के साथ व्यापार है, जो अन्य यूरोपियन देशों के साथ व्यापार है, तो ये क्या है? विदेशी व्यापार। ऐसे ही उन देशों के अन्य देशों के साथ व्यापार है तो ये क्या है? विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार का अर्थ 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय, क्रय विक्रय। विदेशी व्यापार का सिंपल सा अर्थ क्या है? 2 या फिर 2, कम से कम 2 तो चाहिए तभी व्यापार होगा। 2 आदमी चाहिए व्यापार करने के लिए, 2 देश चाहिए विदेशी व्यापार करना है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है व्यापार, क्रय विक्रय। ठीक है। उसको मिला के क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार। ठीक है। वस्तुएं भी हो सकती है वो, सेवाएं भी हो सकती है। सेवाओं को आप समझते हैं आप, जैसे टीचिंग। ठीक है। टीचिंग एक सेवा है। टेलीकॉम, इंटरनेट प्रोवाइड करना वो एक सेवा है। ठीक है। इंश्योरेंस
एक सेवा है। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सेवाएं। वस्तुएं तो आप सभी जानते हैं, पेन हो गया, कॉपी हो गई, शिप हो गए, जहाज हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, वस्तुएं हैं। तो इन चीज़ों का व्यापार मिला के विदेशी व्यापार बनता है। देश के विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका। अब कोई भी देश, अभी हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में या किसी देश के विकास में, डेवलपमेंट में विदेशी व्यापार की क्या भूमिका है, तो यह पेपर में सीधे सीधे आ जाता है। इसको देखते हैं हम। पहला, आधुनिक तकनीकी का आयात, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है। यानी कि बात करें हम भारत की, तो भारत में आप जानते हैं कि जो नीतियाँ हैं, नई आर्थिक नीति जिसे हम बोलते हैं, सुधार 1991-92 में आए, है ना। 1991-92 में भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी नीतियों को अपनाया। तो उसके बाद से भारत में विदेशी जो व्यापार था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है भारत का, ठीक है। आधुनिक तकनीकी का आयात, यानी कि जब भारत अन्य देशों के साथ, एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, तो उस देश में जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो भारत में भी आ गई, ठीक है। भारत ने उन देशों से खरीद ली। जैसे आजकल के टाइम में नया हेलीकॉप्टर भारत खरीद रहा है, जैसे राफेल है, उसने खरीदा है, तो नई तकनीक जो वहाँ पे बनी थी अब वो भारत को मिल गई। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, विदेशी व्यापार से जो नई टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिली, ठीक है, और अभी भी मिल रही है। आधुनिक तकनीकी का आयात, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि कैसे, अगर अन्य देशों में जिनके साथ भारत व्यापार करता है उनमें हाई क्वालिटी के ट्रैक्टर बन रहे हैं, या फिर अच्छी चीज़ों की अच्छी मशीन्स बन रही है, जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे, ठीक है, तो उससे भारत को फ़ायदा है, जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो जीवन स्तर में सुधार होगा, इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है अच्छा होगा, उनकी एजुकेशन में खर्च कर पाएंगे अपने घर वालों के और खाने पीने की चीज़ों में, ठीक है। पूरे देश का विकास होता है इससे। दूसरा, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए बड़े बाजार की उपलब्धि होती है। यानी कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, अगर हम भारत है, भारत को बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। अगर भारत के पास अन्य देश हैं जिनके साथ वो व्यापार करता है, तो भारत ने जितना उपभोग कर लिया है, उपभोग मतलब अपने देशवासियों के द्वारा उपयोग कर लिया गया है, अब बच गई जो चीज़ें हैं वो भारत अब क्या कर सकता है, उनको निर्यात कर सकता है, यानी कि बेच सकता है, विक्रय कर सकता है अन्य देशों में। तो इससे भारत को फ़ायदा होगा कि भारत को नए बाजार मिल जाएंगे, ठीक है, बड़े बाजार मिल जाएंगे। अपने देश में तो पूर्ति हो चुकी है, अन्य देशों में भी बेच सकता है भारत, ठीक है। और उससे भारत के पास विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो भारत का विदेशी विनिमय भंडार, यानी कि जो भारत की जो फॉरेन करेंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए बड़े बाजार की उपलब्धि होती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब चीज़ों की बात करें तो इन देशों में जो उत्पादन बच जाता है वो अफ्रीकी या भारत में या फिर चीन, इन सभी देशों में बिक जाता है। ऐसे ही चीन में होता है, जो चीज़ बच जाती है वो भारत, अमेरिका, इन सभी देशों में बिकता है। तो यानी कि विदेशी व्यापार से देशों को फ़ायदा क्या होता है कि उसके पास जितनी चीज़ें बची है अपने देशवासियों को उपलब्ध कराने के बाद वो चीज़ें अन्य बाज़ारों में बिकती है, विदेशी व्यापार का फ़ायदा है। देश का निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देश का निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे हमने पिछले पॉइंट में बात की, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। यानी कि भारत कोई चीज़ अमेरिका को बेच रहा है, ठीक है, अपने देश में उत्पादित चीज़ अमेरिका को बेच रहा है, तो अमेरिकी डॉलर भारत को प्राप्त होगा, ठीक है, उससे भारत की स्थिति अच्छी होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और भुगतान शेष संतुलन की स्थिति में आता है, ठीक है। विदेशी व्यापार का एक फ़ायदा ये भी है कि क्या, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन की बात की थी, दो पक्ष पड़े थे, ठीक है। अगर भारत जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती तो भारत का जो है जमा पक्ष, यानी कि पॉजिटिव साइड बढ़ेगी, इससे भारत को फायदा होगा, भुगतान शेष संतुलन की स्थिति में आएगा। संतुलन के साथ साथ हो सकता है कि वो संतुलन से भी अच्छी स्थिति यानी कि पॉजिटिव स्थिति में आ जाए, ठीक है, किससे, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति से। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कब होगी, जब विदेशी व्यापार भारत का बढ़ेगा, यानी कि भारत जब निर्यात करेगा, आयात करेगा, आयात मतलब उनसे खरीदेगा, तो इससे भारत को नुकसान होगा, यानी कि उधार पक्ष भारत का, मांग पक्ष भारत को नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन जब निर्यात करेगा तो भारत को इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत देश क्या कर रहा है, निर्यात ज़्यादा कर रहा है या फिर आयात ज़्यादा कर रहा है, फ़ायदा किसमें, निर्यात करने में, ठीक है। जैसे चीन की बात करें, चीन बहुत ज़्यादा निर्यात करता है यूरोपीय देशों को, एशियन देशों को, अमेरिका को, तो चीन की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में रहती है,
ठीक है। तो भारत भी विदेशी व्यापार करता है, लेकिन भारत आयात ज़्यादा करता है, यानी कि मांग पक्ष भारत का ज़्यादा होता है, तो ऐसे में भारत को नुकसान होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, विदेशी व्यापार की क्या भूमिका है। उत्पादन बढ़ने से निर्यात में वृद्धि होती है, जो हम पढ़ चुके हैं, जिससे श्रमिकों की आय में वृद्धि। उत्पादन बढ़ेगा तो श्रमिकों की इनकम भी बढ़ेगी। जब अगर फैक्ट्री या कंपनी को फ़ायदा होगा तो निश्चित तौर पर जो श्रमिक है, काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उनको भी उनकी इनकम भी बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो उनके फैमिली की ज़रूरतें, जो उनकी ज़रूरतें वो पूरी हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो काम भी उसी लगन से करेगा आगे, तो संतुष्टि का स्तर बढ़ता है। ठीक है। जैसे कि आप बात करें, अगर आप एक एग्ज़ाम आपका अच्छा गया तो उससे क्या होगा, अगले एग्ज़ाम के लिए आपका जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो ऊपर आ गई है। तो ऐसे ही फ़र्क सब चीज़ों में पड़ता है। अगला पॉइंट, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सस्ती वस्तुओं का आयात संभव हो पाता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। अगर एक देश जो है अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या होगा कि वो देश उत्पादन कर रहा है, अपने देश के अंदर ही लोगों को बेच रहा है, तो उस देश के अंदर जो चाहे कीमत बहुत ज़्यादा भी हो, चाहे क्वालिटी घटिया भी हो, लो भी हो, तब भी लोगों को मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर वही देश अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो उसे क्या है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उपलब्ध होंगी, है ना, क्योंकि वो अन्य देशों से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले सकता है। ठीक है। और अपने देश में जो काम करने वाले हैं उनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा कि हम इससे सस्ती चीज़ें उपलब्ध कराएं अच्छी क्वालिटी में। तो कंपटीशन करने से चीज़ें भी अच्छी होती है, संभव हो पाता है वस्तुओं का। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सस्ती वस्तुओं का आयात संभव हो जाता है। चीन की बात करें, चीन की जो वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि चीन जो है कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन करता है, तो उससे चीज़ें सस्ती हो जाती है और चीन को फ़ायदा तगड़ा होता है इससे, जिससे सभी वर्गों के लोग क्रय करने में सक्षम हो पाते हैं। मतलब अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो सभी वर्ग मतलब जिनकी इनकम लो भी है, जिनकी हाई भी है, सभी जो है अच्छे तरीके से क्रय कर पाएंगे, चीज़ों को खरीद कर पाएंगे। ठीक है। और महंगी चीज़ें होंगी तो सिर्फ जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वही खरीद पाएंगे, तो इससे डिफरेंस यहाँ बढ़ जाता है। तो विदेशी व्यापार के हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या होता है विदेशी व्यापार, उसके फ़ायदे क्या होता है किसी देश, आप इनको आसानी से लिंक करके और भी बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो भारत में विदेशी क्रय करने की में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है। विदेशी व्यापार पढ़ लिया, आगे देखते हैं क्या है भारत में विदेशी व्यापार की भूमिका। भारत में विदेशी व्यापार की भूमिका है जो भी, वो मैंने इसमें लिखवाया नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं पॉइंट से जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे हम आने वाले केसेस में जो आंकड़े पढ़ेंगे, जो रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, उनको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो वो भारत के लिए बन जाएगा। ठीक है, कि भारत ने कैसे कैसे उसको कवर अप किया है, कैसे विदेशी व्यापार बढ़ा है, घटा है, वो सब आएगा आगे। उससे पहले हमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या अगली हेडिंग है, भुगतान शेष संकट। ठीक है। पेपर में ऐसा आता है कि भुगतान शेष क्या है या फिर भुगतान शेष संकट क्या है, उसको बताइए। तो ये देख, भुगतान शेष हम पढ़ चुके हैं, बीओपी क्या होता है, बीओपी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं संकट। बीओपी संकट क्या है, क्या था। ठीक है। तो संकट से सबसे पहले समझते हैं संकट क्या होता है। संकट का मतलब ही यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, यानी कि प्रॉब्लम जो बहुत ही हाई हो चुकी है, उसको हम संकट बोलते हैं। ऐसे कब स्थिति भारत में हुई, भुगतान शेष के अत्यधिक प्रतिकूल स्थिति में होने से संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि भुगतान शेष की ऐसी स्थिति जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाता है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि दो अकाउंट होते हैं, जब ये वाला पोर्शन यानी कि उधार पक्ष मांग पक्ष जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये वाला कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो यानी कि कर्ज जो है देश के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। ठीक है। उसको हम भुगतान शेष का जो है प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव स्थिति बोलते हैं। ठीक है। उसी को भुगतान शेष के संकट मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। ठीक है। ऐसी स्थिति कब हुई थी भारत में, 1991 में पहली बार भारत ने भुगतान शेष संकट की स्थिति का सामना किया, जिससे निम्न कारण थे। कब किया था, 1991 में सबसे पहली बार। ठीक है। 1991 फिक्स आंकड़ा है, 1990 ले सकते हैं, 1990 से 91। ठीक है। 92 असर अगले 1-2 साल तक रहता है। तो 1991 में पहली बार भारत ने भुगतान शेष संकट की स्थिति का सामना किया, जिसके क्या कारण थे। पहला कारण खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध का मतलब खाड़ी देशों के बीच युद्ध। कब हुआ था वो, 19
1989 से 1991 तक ये युद्ध चला था के चलते तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आयात बिल तीव्र गति से बढ़ा। खाड़ी युद्ध का मतलब है ऐसे देश जो कि तेल उत्पादन करते हैं, यानी कि जिनका तेल उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी है, यानी कि कौन कौन से देश हैं ऐसे, जैसे सऊदी अरेबिया, उसके आसपास के जो देश हैं सारे, ठीक है, गल्फ कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, जो तेल उत्पादन करते हैं, उन सभी देशों के पास एक तरीके से क्लैश हो गया था। 1989 से 1991 तक युद्ध हो गया था, जिस वजह से तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तेल की कीमतें बढ़ गई तो इससे बहुत अन्य देशों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि भारत जो है लगभग 80% से ज़्यादा जो है अपना तेल निर्यात आयात बाहर के देशों से करता है, यानी कि बाहर के देशों से मंगवाता है इतना तेल, 80% के लगभग। तो इससे भारत को नुकसान क्या हुआ? अगर तेल की कीमतें बढ़ गई तो भारत को तेल महंगा मिलेगा, ठीक है। तेल महंगा मिलेगा तो भारत को जो पैसा पड़ा है, भारत का विदेशी मुद्रा पड़ी है, वो ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि भारत का विदेशी विनिमय भंडार जो है वो अपने आप ही कम होता जाएगा, ठीक है। और एक ऐसी स्थिति आ गई जब वो ख़त्म होने के लेवल पर आ गया बिल्कुल, ठीक है। उससे अगर तेल महंगा होगा तो तेल भारत को महंगा मिलेगा, तेल महंगा मिलेगा तो जो गाड़ियों वगैरह इन सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस चीज़ों पे वो चीज़ें अपने आप ही महंगी हो जाएंगी, ठीक है। उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उससे जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है वो प्रोडक्शन वगैरह, उसमें भी उसकी जो कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगी, तो कस्टमर को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि एक तेल की कीमत बढ़ने से पूरे कंट्री के लेवल पर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो खाड़ी युद्ध के चलते तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आयात बिल तीव्र गति से बढ़ा, ठीक है। आयात बिल मतलब भारत जो तेल खरीदता था उसका जो बिल था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव अन्य पक्षों पर भी नकारात्मक रूप में पड़ा, नकारात्मक नेगेटिव रूप में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कैसे? अगर हम दोबारा से एक बार और देख लेते हैं कैसे पड़ता है प्रभाव। अगर भारत में जैसे खाड़ी देशों के बीच युद्ध हुआ, तेल की कीमतें जो नॉर्मल थी पहले वो बढ़ गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, इससे अब तेल जो है भारत खरीदेगा। भारत ने तेल खरीदा तो भारत को वो तेल कैसा मिलेगा? महंगा, पहले की तुलना में महंगा मिलेगा, ठीक है। तो भारत ने तेल खरीदा, लेकिन खरीदा किया किससे? जो भारत के पास विदेशी मुद्रा पड़ी है, विदेशी मुद्रा, यानी कि भारत उससे खरीदेगा। विदेशी मुद्रा जो भारत के पास पड़ी है, ठीक है, क्योंकि भारत अपने देश की करेंसी तो देगा नहीं, ठीक है। तो भारत के पास जो व्यापार है वो किससे होगा? विदेशी मुद्रा से। तो विदेशी मुद्रा भारत को, जहाँ पहले मान लीजिए जब तेल की कीमत नॉर्मल थी तो 100 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है, 1 गैलन पे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देने पड़ रहे हैं 120 रुपये, तो 20 रुपये का अंतर यहाँ पड़ गया। अगर एक बैरल तो खरीदता नहीं भारत, कई 1000 टन, कई इतने सारे टन खरीदते, तो 20-20 रुपये का अंतर भी लगाए तो कई करोड़ों अरबों रुपए भारत को ज़्यादा देने पड़े, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा जो है अपने आप ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, इससे जो भंडार है विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार है वो अपने आप ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो एक इफेक्ट तो यहाँ पड़ा कि क्या, विदेशी मुद्रा भंडार जो है कम हो गया। दूसरा इफेक्ट, अगर तेल महंगा आया भारत के पास तो उससे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें गाड़ियों में तेल डलता है, ये सब चीज़ें वहाँ, ठीक है। दूसरा, जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ, और जो और चीज़ें, अन्य चीज़ों पर जो प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ों से, इन सब चीज़ों से क्या होगा, अंततः जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने से जो कस्टमर है उसको भी चीज़ जो है महंगी मिलेगी, है ना। कस्टमर को चीज़ महंगी मिलेगी और कस्टमर को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि पूरे देश में महंगाई बढ़ गई। तो एक तेल के महंगे होने से पूरे कंट्री पर इसका प्रभाव पड़ता है और सस्ते होने से देश को फ़ायदा होता है, ठीक है। तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव अन्य पक्षों पर भी नकारात्मक रूप में पड़ा। अन्य पक्ष मैंने अभी भी देखे। अगला पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के कारण निर्यात में कमी होने से भुगतान शेष और भी नकारात्मक हुआ। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ जिसको हम रूस और अन्य 6 देशों का जो संगठन मिलके बना था वो सोवियत संघ कहलाता था 1990-91 तक, ठीक है। तो 1991-92 में जो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, विघटन मतलब जो खत्म हो गया, सोवियत संघ क्या 6-7 देशों का मिलकर एक समूह था, जिसमें रूस मेन था, बाकी जो है अन्य खाड़ी देश भी थे इसमें, जैसे किर्गिस्तान और ये सब देश थे।
इन सब ने मिलकर सोवियत संघ बना रखा था। ठीक है, जब वो ख़त्म हो गया, उसके टुकड़े हो गए, तो निर्यात में कमी होने से, यानी कि भारत जो है सोवियत संघ को अपना माल बेचता था। ठीक है, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए जब, तो भारत का जो माल बेचता था वो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, उसको खरीदना जो लोग उन कंट्रियों ने कम कर दिया, उनकी स्थिति खराब हुई थी। तो इससे भारत पर अपने आप ही भुगतान शेष, यानी कि भारत जो है निर्यात करता था वो कम हो गया बहुत। ठीक है, और भी फिर वो अपने आप नकारात्मक हो गया। ठीक है, अगला देखिए, राजनीतिक अस्थिरता व मुद्रास्फीति बढ़ने से भी प्रभाव तीव्र हुए। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब उस समय अगर हम 1985 के बाद का समय देखें और 2002 तक का समय देखें, तो जो गवर्नमेंट थी वो 5 साल का जो चुनी जाती थी वो नहीं चल पाती थी। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, ऐसे में जो है सरकार जो है ख़त्म गिर जाती थी। तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, और किसी भी देश के लिए राजनीतिक अस्थिरता बहुत ही खतरनाक या फिर नकारात्मक प्रभाव वाली स्थिति होती है। ठीक है, उससे देश का विकास रुक जाता है। तो राजनीतिक अस्थिरता हुई थी। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ गई थी, उससे जो भुगतान शेष का संकट था वो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इन सभी कारणों के चलते विदेशी विनिमय कोष, जैसे हमने बात की, जहाँ पे विदेशी मुद्रा रखी जाती है, वो अकाउंट एक तरीके से वो कम रह गया था, बहुत ही कम रह गया था, जिससे अंततः भुगतान शेष किस में आ गया, संकट की स्थिति में आ गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, संकट की स्थिति में आ गया। ये सभी कारण थे भुगतान शेष के संकट के। ठीक है, आप इनको और डिटेल में पढ़ सकते हो नेट से ढूंढ कर। ठीक है, इनको अपने आप बढ़ा के लिख सकते हो, वरना इतना ही इनफ है। तो इसको सुधारने के लिए सरकार ने बहुत सारे जो है उपाय किए, उनमें से एक था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो नई आर्थिक नीति जिसको हम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में आगे हम एक और पार्ट करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।